नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार एग्रीकल्चर बीटी G++ अलीका से। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको 9th क्लास की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ना है हमने। तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन के बारे में कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर एंड इम्पोर्टेंस, मतलब बागवानी व इसका महत्व। हॉर्टिकल्चर की क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे बो सकते हैं। और थर्ड हम पढ़ेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया, मतलब वर्तमान में बागवानी फसलों की भारत में क्या स्थिति है, अर्थात इन फसलों को हम कैसे बोते हैं, कितनी बोई गई हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिनसे हम बो सकते हैं। उसके बाद आता है जी हमारे पास प्रोस्पेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया, अर्थात बागवानी फसलों के लिए भारत में संभावनाएं, कि हम इन बागवानी फसलों के हमारे भारत में क्या संभावनाएं हैं, हम कैसे बो सकते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे भारत में बागवानी फसलें, किस तरीके से हम बो सकते हैं और किस कारण से हमें इन्हें बोना चाहिए, उसके बारे में हम इस लेसन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन हॉर्टिकल्चर, अर्थात बागवानी में रोज़गार के अवसर। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें जो बागवानी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या क्या रोज़गार मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे हैं, हम किस तरीके से इसमें से रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन के बारे में। हॉर्टिकल्चर है क्या, उसके बारे में बताऊँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में उद्यान विज्ञान और बागवानी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में उद्यान विज्ञान और बागवानी कहते हैं। इसकी परिभाषा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनो। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, फूल, सब्जियों, मसाले, सजावटी पौधों, वृक्षारोपण आदि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है उद्यान विज्ञान में? फल, फूल, सब्जियों, मसाले, सजावटी पौधों, वृक्षारोपण आदि का अध्ययन किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि उद्यान विज्ञान एग्रीकल्चर की एक शाखा है। एग्रीकल्चर की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, एग्रोनॉमी, पशुपालन, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोलॉजी। उनमें से एक शाखा हमारी कौन सी है? उद्यान विज्ञान है। उद्यान विज्ञान में फिर हम कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं? उनमें हम अध्ययन करते हैं फल का, जिससे आम, अमरूद, संतरा, नींबू, इन फलों का अध्ययन करते हैं कि इन फलों को कैसे बोया जाता है, कैसे इनको उगाना है और किस तरीके से इनकी देख रेख करनी है, फिर इनको मार्केट में बेचना कैसे है, किस तरीके से इनकी पैकिंग करनी है, अगर इनको स्टोरेज करना तो कितने टाइम तक हम लंबा स्टोरेज करते हैं। उसके अलावा इसमें फूल, जो हम फूल उगाते हैं जैसे गेंदे का, ग्लैडियस का और रोज़ का फूल, तो इनका भी अध्ययन हम इसी में ही करते हैं। इनमें भी फूलों को कैसे उगाया जाता है, उनके कट फ्लावर कैसे बनाए जाते हैं, फिर उनको मार्केट में कैसे बेचा जाता है। फिर उद्यान विज्ञान में हम सब्जियों का भी अध्ययन करते हैं। बहुत सारी सब्जियां होती हैं, जैसे मटर, कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे टिंडा, लौकी और इसके अलावा फूल गोभी, बंद गोभी, इन सारी सब्जियों का, जितनी भी सब्जियां हैं उनका अध्ययन भी हम उद्यान विज्ञान में करते हैं। इसके अलावा मसाले वाली फसलें जैसे काली मिर्च, इलायची और अन्य फसलें जो मसाले में यूज़ की जाती हैं, उनका भी अध्ययन हम इसी में करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सजावटी पौधे या वृक्षारोपण, जो वृक्ष लगाने के लिए भी जो अध्ययन होता है वो हम उद्यान विज्ञान के अंदर ही करते हैं। तो उद्यान विज्ञान एक लंबी चौड़ी शाखा है जिसमें हम बहुत सारी कृषि वनस्पति का अध्ययन करते हैं। तो उद्यान विज्ञान के बारे में मैं आपको ये एक बात बता दूं कि उद्यान विज्ञान, याद रखना कि ये एक एग्रीकल्चर की ही शाखा है। तो आगे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उद्यान विज्ञान के बारे में कुछ टॉपिक हैं
कि भारत विश्व में फल तथा सब्जी उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा फल और सब्जी उत्पादन करता है, उसके बाद जो भारत है हमारा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत की लगभग 60% जनसंख्या खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। कितनी जनसंख्या? लगभग 60% जनसंख्या, जो क्या है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो खेत में काम कर या किसी तरीके से खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी नौकरी में या किसी भी तरीके से 60% जनसंख्या हमारी किससे जुड़ी हुई है? खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। फिर भारत का कुल घरेलू सकल उत्पादन में कृषि का लगभग 28% भागीदारी है। हमारे भारत में कृषि की कितनी भागीदारी है? लगभग 28% भागीदारी कृषि की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम इसका फर्स्ट सेशन पढ़ने जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर एंड इम्पोर्टेंस, मतलब बागवानी का और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से वो 2 शब्द हैं? हॉर्स प्लस कल्चरा। हॉर्स का अर्थ होता है गार्डन या बाग, और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। अर्थात क्रियाएं, बाग में क्रियाओं का करना। इसका जो अर्थ बनता है वो है बाग में क्रियाओं का करना। कौन कौन सी क्रियाएं? जैसे फलों को लगाना, बीजों का रोपण, नर्सरी तैयार करना, फिर उन फलों को तोड़ना, उनकी पैकिंग करना, उनको स्टोरेज करना, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं? बागवानी में करते हैं। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है हॉर्स प्लस कल्चरा। तो ये जो हॉर्टिकल्चर शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमारे लिए क्यों महत्व रखती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके विद्यार्थियों, पहला इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, बागवानी फसलों में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे पोषक तत्व, विटामिन, खनिज और रेशे आदि प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं? विटामिन, खनिज, गंध, रेशे आदि इनसे हमें प्राप्त होते हैं। सेकंड नंबर पर, बागवानी कृषि में परिवर्तनशीलता लाती है। क्या लाती है? बागवानी कृषि में परिवर्तनशीलता लाती है, जिससे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने का विकल्प उपलब्ध होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि बागवानी में अगर आपने बाग लगा रखा है तो उसके अंदर, बाग के अंदर भी हम 2-3 खेती और आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एग्रोनॉमी खेती यानी कि सस्ते में, जैसे गेहूँ बो रहे हो खेत में, कॉटन बो रहे हो, तो आप केवल एक खेत में एक ही फसल ले सकते हो। पर बागवानी के द्वारा आप एक खेत में 2-3 फसलों को इकट्ठा उगा सकते हो। तो इस प्रकार से बागवानी कृषि में क्या लाती है? एक परिवर्तन लाती है, जो कि आज के वर्तमान में हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा बागवानी की फसलें सौंदर्य संपन्न तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए हितकारी होती हैं। तो आपको बता दूं कि बागवानी की जितनी फसलें होती है, जैसे फूलों की खेती करना, बागों को लगाना, सब्जियों की खेती करना, ये सौंदर्य संपन्न होती है। मतलब आप इनको लगाओगे तो आपके चारों ओर का वातावरण भी सुंदर बनेगा। उसके अलावा ये पर्यावरण संरक्षण के लिए हितकारी होती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे हितकारी होती है? क्योंकि जितने भी बाग के पौधे लगाए जाते हैं वो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन प्रदान करके हमारे वातावरण को शुद्ध और साफ बनाते हैं। इस प्रकार से ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हितकारी होती हैं। 4th नंबर इसमें जो पॉइंट है वो है, सामान्य फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन अधिक होता है। मतलब आप सामान्य फसलें, जैसे आप गेहूँ बो रहे हो, कॉटन बो रहे हो या धान बो रहे हो, तो इन फसलों के मुकाबले अगर आप कोई बागवानी फसल, सपोज करो आप किन्नू का बाग लगाते हो या आप केले का बाग लगाते हो, तो इनमें आपका जो उत्पादन प्रति इकाई, मान लो प्रति इकाई होता है कि 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है, तो वो 1 हेक्टेयर के मुकाबले, फसलों के मुकाबले हमारी जो बागवानी फसलें होती हैं ये बहुत ही अच्छा उत्पादन करती हैं, बहुत बढ़िया उत्पादन उनसे ज़्यादा होता है और लाभ भी हमें प्रति इकाई ज़्यादा प्राप्त होता है।
5 नंबर पॉइंट है, बागवानी फसलों को पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। आप जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर दूसरी प्रकार की खेती जैसे कॉटन, धान या इन फसलों की खेती करना आसान ना हो, तो वहाँ बागवानी फसलों को आप आसानी से इनका लगा सकते हैं, आसानी से इनको रोपित करके उनसे आप उपज प्राप्त कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट है, बागवानी फसलों को निम्न गुणवत्ता वाली फसलों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। अर्थात बागवानी फसलों को आप जो भूमि निम्न गुणवत्ता वाली हो उसमें आप आसानी से, फसलों की जगह आप मिट्टी का लेना, बागवानी फसलों को निम्न गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, आप दूसरी फसलें जैसे कोई भी धान की फसल होगी, गेहूँ की फसल होगी, अगर आप सरसों की फसल होगी वो आप नहीं ले पा रहे हो तो वहाँ बागवानी फसल को लगा दो, आप आसानी से उस फसल में भी आसानी से आप अपनी उपज को, फलों को प्राप्त कर सकते हो। जैसे रेतीली मिट्टी में आप बेर को लगाकर भी आप आसानी से वहाँ से फसल को प्राप्त कर सकते हो, बेर को ले सकते हो, जिनसे उपज हमारी आमदन बढ़ सकती है। और 7 नंबर पॉइंट है, बागवानी फसलों से अधिक उत्पादन होता है जिससे लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। मैंने आपको ऊपर बताया है कि बागवानी फसलों से प्रति हेक्टर या प्रति इकाई क्या होता है कि हमें उत्पादन फसलों के मुकाबले ज़्यादा प्राप्त होता है। इसलिए आप बागवानी फसलों से अधिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आपको पता है कि फल या फूल, सब्जियां हमारी फसलों के मुकाबले ज़्यादा महंगी बिकती हैं और उनका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें बागवानी फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। और 8 नंबर हमारा पॉइंट है, बागवानी फसलें मनुष्य को वर्ष भर रोजगार प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? हमें वर्ष भर रोजगार प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती हैं बागवानी फसलें हमें वर्ष भर रोजगार प्रदान करती हैं? जैसे आपने कोई बाग लगा रखा है तो पहले उसकी तुड़ाई करोगे, वहाँ हमें रोजगार मिलेगा, फिर उसको बेचकर भी हमें रोजगार मिलेगा, उसके बाद उसकी कटाई छटाई के लिए भी हम मजदूर रोजगार प्रदान करते हैं या मजदूर आते हैं तो उनको रोजगार मिलता है। इस प्रकार से बागवानी फसलें हमें लगातार बागवानी फसलों से वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता रहता है। परंतु जो फसलें होती हैं, आम लेती हैं, हमें उन्हें साल भर रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि एक बार बोने के बाद उनको कटाई काटने पर या उनको बेचने पर ही हमें रोजगार मिलता है, उसके अलावा हमें कोई रोजगार नहीं मिलता। तो बागवानी फसलों से आपको साल भर वर्ष भर रोजगार मिलता रहता है। तो विद्यार्थियों, आगे जो टॉपिक है हमारा, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया, मतलब वर्तमान में बागवानी फसलों की भारत में क्या स्थिति है। जो हमारे देश में वर्तमान में बागवानी फसलें हैं उनकी क्या स्थिति है, कितना वो बोया जाता है, कितने एरिया में बोया गया है, तो उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, भारत के अंदर 2016-17 में 24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर 24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर बागवानी फसलों को उगाया गया था। टोटल 2016-17 के एक आंकड़े के अनुसार हमारे भारत देश में 24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को उगाया गया था, जिसमें 175 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन हुआ। कितना हुआ? 175 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन हुआ और 92 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ। तो ये तो भारत में फसलों की स्थिति थी कि हमारे भारत में बागवानी फसलें कितने एरिया में बोई गई थी। तो कितनी थी? 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार 24 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट में, भारत भिंडी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में भिंडी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जो हमारे भारत देश में होता है। दूसरी फसलें जैसे आलू, प्याज, बंद गोभी, बैंगन, इनके उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। फिर आता है भारत में फलों का उत्पादन। भारत में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, जैसे केला, आम, अमरूद, पपीता, नींबू, अनार, अखरोट, इसके अलावा और भी बहुत सारे फल होते हैं। तो इन सभी के फलों में भारत अग्रणी उत्पादक देश है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश ऊपर दिए गए फलों में है। आम का उत्पादन भारत विश्व का लगभग 52% आम का उत्पादन भारत में ही होता है और भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो
प्यारे विद्यार्थियों, भारत इतने सारे फल और सब्जियों का उत्पादन करता है। ज़्यादातर तो हमारे देश में इनकी खपत है, बट फिर भी कुछ फल और सब्जियों का उत्पादन करके हम दूसरे देशों में भी हम इनको निर्यात करते हैं, उनको बेच देते हैं। तो इनमें से जो देश हमारे भारत में इनका निर्यात करते हैं वो हैं यूएई, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका आदि देश हैं जो हमारे यहाँ से सब्जियाँ या फलों को लेकर अपने देश में लेकर जाते हैं और उसके बदले हमें बहुत सारी करेंसी प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोस्पेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया। तो विद्यार्थियों, प्रोस्पेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया अर्थात बागवानी फसलों के लिए भारत में संभावना है। अब हम ये देखेंगे कि भारत में ऐसा क्या कारण है कि हम बागवानी फसलों का उत्पादन यहाँ आसानी से ले सकते हैं, जैसे इनका सब्जियां उगाकर या फलों को उगाकर या फूलों की खेती कर कर या हम कुछ मशरूम का खेती का उत्पादन करके, औषधीय पौधों का उत्पादन करके। इससे क्या करने कि इन सभी को हम अपने ही देश में आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके कुछ रीजन दिए गए हैं कि बागवानी क्षेत्र हमारे देश में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका महत्व है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है वो लगभग शाकाहारी है। ज़्यादातर हमारे भारतीय लोग शाकाहारी भोजन खाने के शौकीन होते हैं, शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं। तो इसलिए बागवानी क्षेत्र का महत्व भारत में इसकी अपार संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसके कुछ रीजन दिए गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट रीजन है कि भारत में बागवानी फसलें उगाना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए कि अनुकूल जलवायु, भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओगे तो वहाँ आपको ठंडी जलवायु मिल जाएगी, हिमाचल में चले जाओगे ठंडी जलवायु मिल जाएगी। इसलिए वहाँ पर हम एप्पल की खेती, अखरोट की खेती ये आसानी से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ भी उनके लिए अनुकूल जलवायु मिल जाती है। अगर आप राजस्थान साइड या पंजाब साइड चले जाते हो तो वहाँ आपको किन्नू, संतरा आसानी से उगाने के लिए अच्छी क्लाइमेट मिल जाती है। बेरी की खेती करने के लिए अच्छी क्लाइमेट मिल जाती है। इस प्रकार से भारत में सारे फलों के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग डिवाइड की गई है। तो इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग खेती करके हम अनुकूल जलवायु होने के कारण इनकी खेती हम आसानी से, बढ़िया तरीके से आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी होना। हमारे भारत के लिए बागवानी फसलों के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या शाकाहारी है। जब शाकाहारी जनसंख्या होगी तो वो ऑटोमेटिक वेजिटेबल पर डिपेंड करेगी और वेजिटेबल जब खाएगी तो ऑटोमेटिक बागवानी फसलों की महत्वता हमारे देश में बढ़ जाती है। इसके अलावा फलों का सेवन हमारे देश में बढ़ जाता है, क्योंकि हम वेजिटेबल शाकाहारी जो पोषक तत्व जो ग्रहण करने होते हैं वो हम फलों या सब्जियों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बागवानी फसलों का महत्व बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट आता है वर्तमान में सिंचाई व्यवस्था में सुधार। हमारे देश में क्या हुआ है कि वर्तमान में सिंचाई व्यवस्था है उसका अच्छी तरीके से सुधार हो गया है। तो इसलिए क्या है कि अब बागवानी फसलों की हम आसानी से उनको ग्रोथ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना। वर्तमान स्थिति के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि लोग स्वास्थ्य के प्रति शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं। तो शाकाहारी भोजन के लिए हमें वेजिटेबल या फ्रूट इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम हॉर्टिकल्चर को, लोगों की जागरूकता होने के कारण हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को आसानी से बो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कृषि मजदूरों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता। आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 135 करोड़ के करीब जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पर कृषि मजदूरों की इतनी ज़्यादा पर्याप्त संख्या है कि हमें मजदूर आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं। तो इसलिए हम बागवानी फसलों को आसानी से इनकी खेती कर सकते हैं बागवानी की, क्योंकि मजदूर हमें सस्ते रेटों में मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। तो हमें इतना ज़्यादा बागवानी में इतना ज़्यादा खर्च नहीं आता, इसलिए हम इनकी खेती कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बागवानी क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की लाभदायक स्कीमों का होना। मतलब बागवानी क्षेत्र में जितनी भी भारत सरकार या राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवा रही हैं बागवानी खेती करने के लिए। तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, जैसे ड्रिप इरिगेशन पर उनको सब्सिडी उपलब्ध कराना, जिससे क्या आ रहा है किसान आसानी से बागवानी के खेती के लिए और आकर्षित हो रहा है, वो बढ़ रहा है बागवानी, क्योंकि अच्छी अच्छी स्कीमें सरकार हमें बागवानी क्षेत्र की दे रही है बजाय फसलों के मुकाबले। जैसे धान की फसल लगानी हो या
गेहूँ की फसल लगानी, तो उनमें हमें इतनी अच्छी स्कीमें नहीं मिलती, सरकार द्वारा कोई हमें नई नई स्कीमें नहीं मिलती। पर बागवानी फसलों के लिए सरकार हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें प्रदान कर रही है, इसलिए हम बागवानी फसलों को आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बागवानी फसलें उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकी की उपलब्धता। अब हमारे देश में बहुत सारे केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, जिनसे हमें बागवानी फसलों के अलग अलग उचित तकनीकी मिल रही है, जिनसे हम उनकी खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें बागवानी लगाने का ये भी हमें प्रॉफिट है कि हमें नई तकनीकी बढ़िया आसानी से उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है फसलों के भंडारण तथा वितरण के लिए उचित व्यवस्था। मतलब हमें सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध करने पे हम फलों का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनके भंडारण के लिए भी हमें सरकार सब्सिडी या स्कीमें दे रही हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन फलों तथा सब्जियों का उचित व्यवस्था पर निर्धारण कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन हॉर्टिकल्चर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन हॉर्टिकल्चर, बागवानी में रोजगार के अवसर। तो बच्चों बागवानी क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नौकरियां उपलब्ध हैं। बहुत सारी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें बागवानी फसलों में नौकरियां मिलती है। कुछ नौकरियां में बागवानी संबंधी ट्रेनिंग या डिग्री की आवश्यकता होती है और कुछ ऑफिस में कागजी कार्रवाई के लिए होती हैं। तो बच्चों आपको बता दूं कि कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें बागवानी के आपके लिए बागवानी में या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या उससे संबंधित किसी प्रकार की आपको ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, तभी आप बागवानी क्षेत्र में वो नौकरियां उपलब्ध कर सकते हो। तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि बागवानी क्षेत्र में निम्नलिखित वर्गों में रोजगार के अवसर हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। तो फर्स्ट जो है नर्सरी ऑपरेशन, पौधशाला संचालन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नर्सरी होती क्या है। नर्सरी वो जगह होती है जहाँ पर आप छोटे छोटे फलों के, फूलों के या आपको पौधों के जो वृक्ष होते हैं उनकी छोटी छोटी पौध आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, छोटी छोटी पौध को आसानी से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो होती है नर्सरी। तो नर्सरी क्षेत्र में भी आपको बहुत सारे अवसर रोजगार मिल जाते हैं। जैसे आपको नर्सरी मैनेजर का क्या कार्य होता है, ये संपूर्ण नर्सरी के संचालन की व्यवस्था और देखरेख करता है। मतलब नर्सरी को किस प्रकार से आपने संचालन करना है, किस प्रकार से उसकी देखरेख करनी है, कहाँ से पानी की व्यवस्था करनी है, इन सभी कार्य कौन करता है, नर्सरी मैनेजर करता है। इसमें भी आपको रोजगार मिलता है। सेकंड होता है प्रोपोगेटर होता है जो नर्सरी में जो पौधे उगाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता का विकास करने वाला, उनमें कैसे विकास किया जाए कि वो पौधे अच्छे तरीके से बढ़ें और उनको जब बेचा जाए तो उनसे हमें अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। थर्ड होता है फील्ड सुपरवाइजर, ये भी नर्सरी में हो रहे काम की देखभाल तथा प्लानिंग करता है। ये भी प्रोपोगेटर की तरह क्या करता है, नर्सरी में जो भी काम होता है उसकी देखभाल करता है, नर्सरी की अच्छी तरह से संभाल करता है कि उनकी प्लानिंग करता है। फिर तो फोर्थ इसमें होता है प्लांट टेक्नीशियन, ये पौधों की देखभाल तथा गुणवत्ता में सुधार करता है। और फिफ्थ होता है सेल्स पर्सन, ये पौधों को बेचने का कार्य करता है। नर्सरी में जो भी पौधे तैयार होते हैं उनको सेल्स पर्सन बेचने का कार्य करता है। इस प्रकार नर्सरी में हमें निम्न पदों पर कार्य कर सकते हैं, जैसे नर्सरी मैनेजर, प्रोपोगेटर, फील्ड सुपरवाइजर, प्लांट टेक्नीशियन, सेल्स पर्सन। फिर आता है ट्रफ ग्रास ऑपरेशन, घास के मैदान संबंधी संचालन। ये एक सेकंड जॉब है, घास के मैदान से बहुत सारे लोन तैयार किए जाते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, तो उनमें भी बहुत सारी जॉब होती हैं। जैसे लैंडस्केप टेक्नीशियन, लैंड का आदि का रिकॉर्ड रखना। लैंडस्केप टेक्नीशियन होता है जो भूमि होती है उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है। सेकंड जॉब होती है गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट, मतलब जो गोल्फ का मैदान का डिजाइन करता है। गोल्फ होता है खेल होता है, उसके मैदान को बनाने का निर्माण या डिजाइन करने का निर्माण करने में भी हमें रोजगार प्राप्त होता है। थर्ड है गोल्फ कोर्स सुपरवाइजर, ये गोल्फ का जो मैदान होता है उसके निर्माण तथा उसकी देखभाल कैसे की जाती है उसमें भी हमें रोजगार प्राप्त होता है। उसके बाद आ गया क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें हमें फसल से संबंधित जैसे फार्म मैनेजर का कार्य मिलता है। ये बागवानी फार्म की पूरी व्यवस्था का संचालन करता है। सेकंड जॉब होती है क्रॉप ग्रोवर, ये फल और सब्जियों को उगाने का कार्य करता है। क्या करता है, फल और सब्जियों को उगाने का कार्य करता है। उसके बाद होती है फ्लोरिस्ट ऑपरेशन, मतलब फूलों से संबंधित संचालन। फूलों से संबंधित कौन कौन सी जॉब है,
फूल उगाने में जो जॉब मिलती है वो कौन कौन सी है। तो इसमें पहली जॉब है फ्लावर डिजाइनर, मतलब इसमें क्या करते हैं, कलात्मक रूप से फूलों को सजाने वाला। ये क्या करता है, कलात्मक रूप से फूलों को सजाने का कार्य करता है। उसके बाद आ गया फ्लावर ग्रोवर, फूलों को उगाने वाला, मतलब ये फूलों को उगाने का कार्य करता है कि किस तरीके से फूलों को उगाना है, कौन से फूल किस मौसम में उगाने, किस तरीके से उगाने, ये फ्लावर ग्रोवर का कार्य होता है। उसके बाद आ गया स्टोर मैनेजर, इन फूलों को जब हम स्टोर करते हैं तो वहाँ पर एक पोस्ट होती है स्टोर मैनेजर की, वो इनको फूलों को स्टोर करने का कार्य करता है। उसके बाद एजुकेशन संबंधित हमें क्या रोज़गार प्राप्त होता है बागवानी से, तो इसमें हमें पहला जो रोज़गार प्राप्त होता है वो होता है हॉर्टिकल्चर टीचर्स एंड ट्रेनर्स, मतलब आप बागवानी विषय को पढ़ाने तथा उसकी ट्रेनिंग देने संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद होता है रिसर्चर, शोधकर्ता बागवानी क्षेत्रों में फलों तथा सब्जियों की नई नई किस्में बनाने वाला, अर्थात शोधकर्ता वो होता है जो बागवानी फसलों में नई नई वैरायटियाँ या किस्में बनाए, फिर उन किस्मों को किसानों तक पहुंचाने का कार्य रिसर्चर का होता है। एक्सटेंशन पर्सन, ये बागवानी संबंधी नई तकनीकी किसानों तक पहुंचाता है। मान लो एक रिसर्चर ने नई किस्म का विकास किया, अब वो किसानों तक कौन पहुंचाएगा, तो वो कार्य करेगा एक्सटेंशन पर्सन। ये व्यक्ति उन तकनीकी, जो भी नई तकनीकी बागवानी से संबंधित, चाहे वो नई किस्म की हो, चाहे फूलों को बोने या फलों को बोने का नया तरीका हो, या उनकी कटाई का नया तरीका, तो उनको एक एक्सटेंशन पर्सन होता है, वो किसानों तक पहुँचाने का है। इसकी भी एक जॉब होती है जो हमें मिलती है। फिर आ गया इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, इनमें इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में आ जाता है एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल वो होते हैं जैसे उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार आदि को हम क्या कहते हैं, एग्रोकेमिकल। ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, तो इनका जो निर्माण होता है वहाँ भी हमें रोजगार प्राप्त होता है। बहुत सारी एग्रीकल्चर कंपनियाँ हैं, हॉर्टिकल्चर कंपनियाँ हैं जिनमें हमें रोजगार मिलता है। उसके बाद आ गया मशीनरी इंडस्ट्री, मतलब बागवानी के लिए बहुत सारे हमें यंत्रों की ज़रूरत होती है, जैसे स्प्रेयर की ज़रूरत होती है, कटर की ज़रूरत होती है, और सारे चाकू की ज़रूरत होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने मशीनरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूशन वितरक, जो भी फल सब्जियां या फूलों का उत्पादन होता है, इनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में भी हमें रोज़गार मिलता है। तो इसके लिए बहुत सारे पर्यावरण की ज़रूरत होती है, बहुत सारे साधनों की ज़रूरत होती है, तो इनको पहुंचाने तथा इनको बेचने से भी हमें रोज़गार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमें हॉर्टिकल्चर से बहुत सारा रोज़गार प्राप्त होता है। एक बार मैं फिर आपको दोबारा से मोटे रूप में बता देता हूँ कि क्या क्या रोज़गार मिलता है। नर्सरी ऑपरेशन में हमें नर्सरी मैनेजर, प्रोपोगेटर, फील्ड सुपरवाइजर, प्लांट टेक्नीशियन, सेल्स पर्सन, टर्फ क्राफ्ट का रोज़गार मिलता है। दूसरा रोज़गार हमें टर्फ ग्रास ऑपरेशन में मिलता है, जैसे लैंडस्केप टेक्नीशियन का, गोल्फ कोर्स आर्चिट का, गोल्फ कोर्स सुपरवाइजर का, क्रॉप प्रोडक्शन का, फार्म मैनेजर का। फिर आता है क्रॉप ग्रोवर का, मतलब फसल को पैदा करने में कौन कौन से रोज़गार मिलता है इसमें, तो क्रॉप ग्रोवर का हमें रोज़गार मिलता है। उसके बाद आता है फ्लोरिस्ट ऑपरेशन का, इसमें फ्लावर डिजाइनर का, फ्लावर ग्रोवर का, स्टोर मैनेजर का। फिर हमें एजुकेशन से संबंधित क्या रोज़गार मिलता है, हॉर्टिकल्चर टीचर्स एंड ट्रेनर का, रिसर्चर का और एक्सटेंशन पर्सन का हमें रोज़गार मिलता है। इंडस्ट्री एरिया में हमें एग्रोकेमिकल बनाने में या मैकेनिकल इंडस्ट्री में हमें बागवानी यंत्रों को बनाने में भी हमें रोज़गार मिलता है। इसके अलावा वितरक यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी हमें रोज़गार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमें बहुत सारा रोज़गार इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप से और इनको उगाने में हमें रोज़गार प्राप्त होता है। तो मैं इसी लेसन से संबंधित प्यारे विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको एक बार दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे विश्व में भारत सब्जी तथा फल उत्पादन में का स्थान द्वितीय है। प्रथम स्थान मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फल तथा सब्जी में प्रथम स्थान चाइना का है और द्वितीय स्थान भारत का है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व में भारत का भिंडी उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो विश्व का भारत में भिंडी उत्पादन में प्रथम स्थान है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बागवानी कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की कितनी जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों में आपसे हर बार पूछा जाता है। तो 60% जनसंख्या भारत की क्या है, खेती बाड़ी से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन को आपने ध्यानपूर्वक से सुनना है और इसको अच्छे तरीके से
इस पीडीएफ को देखकर पढ़ना है और इसको कॉपी में नोट करना है। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों टाइम देने के लिए।